पूरी दुनिया के तमाम साइंसदानों और इंजीनियर्स के लिए एक सिंगल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की कितनी इंपॉर्टेंस है और क्यों एक सिंगल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को फॉलो करना चाहिए, इसकी क्या वजह है। दिसंबर 1998 की बात है कि नासा ने मार्स के क्लाइमेट से डेटा कलेक्ट करने के लिए एक ऑर्बिटर भेजा जिसका नाम था मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर। सिर्फ 9 मंथ के बाद सितंबर 23, 1999 में ये जो ऑर्बिटर था ये अचानक गायब हो गया। इसकी जब तहकीक की गई कि इसके डिसअपीयर होने की क्या वजह है, तो पता चला कि इस साइंटिफिक मिशन के ऊपर, इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो टीम्स काम कर रही थी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल अल्फा साइंस एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं, खुशबाश हैं? तो जल्दी से अपनी कॉपी पेंसिल ले लें और नोट्स लिखना शुरू करें, क्योंकि आज हम चैप्टर नंबर 1 यानी मेजरमेंट का थर्ड टॉपिक सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स आपको पढ़ाने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत ही ध्यान से सुनना है और लिखना है और इसको याद भी करना है, ठीक है। इसके ऊपर मैं टेस्ट का एक सिलसिला भी शुरू करूंगा, लेकिन फिलहाल हम ये लेक्चर्स वाला जो सीरीज है इसको कंप्लीट कर लें। सो बगैर किसी ताखीर के शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला है कि सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स क्या है और इसकी क्या ज़रूरत पेश आई। भाई ऐसा है कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में, हमारे मुल्क में, हमसाया मुल्क में और इसी तरह दुनिया के हर बड़े मुल्क में यूनिट्स का एक अपना निज़ाम था, लोकल सिस्टम था लोगों का। एक तो बार्टर सिस्टम होता था, दूसरे नंबर पे लोगों ने अपने तौर पे ही कुछ यूनिट्स बनाए हुए थे जो उस मुल्क में सदियों से चलते आ रहे थे और वो फॉलो किए जाते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब लोगों ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू की, ट्रेड शुरू की, तजारत शुरू की, तो फिर कुछ लोग अपनी ज़रूरत के तहत अपनी डिमांड पे चीज़ें बनवाना शुरू हुए। तो वो जो दूसरे मुल्क से डिमांड पे चीज़ें, ऑर्डर पे चीज़ें बनवाई जाती थी, तैयार किया करवाई जाती थी, उनके यूनिट्स कुछ और होते थे, हमारे यहाँ यूनिट्स कुछ और होते थे। तो लोगों को उनके यूनिट्स को फॉलो करने में, समझने में दुश्वारी पेश आ रही थी। ये हमारे साथ नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में ये प्रॉब्लम चल रही थी। इसके ऊपर साइंसदानों ने सोचना शुरू किया और फिर 17 मुल्कों ने एक टीम बनाई जिसका आगाज पेरिस में हुआ लगभग 20 मई 1875, यानी आज से डेढ़ पौने 200 साल पहले इस पे काम होना शुरू हुआ था। तो एक कमेटी बनी जिसका काम था वेट्स और ब्यूरो की, जो वेट्स, ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स, उसने इसके ऊपर काफ़ी सारी जो थी अर्करेजी करना शुरू की। फिर इस तरह पूरी दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो लोकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे, वो मंगवाए गए। उनके ऊपर तहकीक हुई कि किस सिस्टम में किस चीज़ को किस यूनिट में मेजर किया जाता है, और इस तरह से उन सबको एक जगह पे इकट्ठा हुआ। फिर एक कॉन्फ्रेंस हुई, 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई, इस तरह चलती रही। और 13th जो कॉन्फ्रेंस हुई 1960 में, उसमें पूरी दुनिया के साइंसदानों ने, जिसमें यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह बड़े बड़े मुल्क शामिल थे, उन्होंने एक फैसला किया कि हम एक ऐसा निज़ाम बनाएंगे, और सब लोगों ने उस पर इत्तफाक भी किया जो पूरी दुनिया के लोगों को एक्सेप्टेबल हो, पूरी दुनिया को उसका पता हो। और इस तरह से एक निज़ाम जो था, यूनिट्स का एक सिस्टम जो था, वो बनाया गया, जिसको आज हम सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स या फिर मैट्रिक सिस्टम या फिर एसआई यूनिट्स कहते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से इसकी ज़रूरत पेश आई और फिर किस तरह दुनिया भर के साइंसदान पेरिस में इकट्ठा होना शुरू हुए, और हाँ, इसमें 17 मुल्क थे शुरू में और बाद में फिर सारे लोग इसमें शामिल हो गए। तो किस तरह उन्होंने एक कोलैबोरेशन के साथ एक निज़ाम जो था वाज़े किया। और ये जो आप आज सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ते और पढ़ाते हैं, इसके ऊपर बहुत सारा काम हुआ है, इसके ऊपर बहुत सारी मेहनत हुई है, पूरी दुनिया के लोगों ने इसके ऊपर काफ़ी सारी रिसर्च की है। उसके बाद ये सिस्टम जो था आज हमारे पास है और हम इसको बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। अच्छा, फिर ये जो सिस्टम था ये बड़ा सिंपल था। इसकी सिंप्लिसिटी और कन्वीनियंस, इसकी सादगी, इसके आसान और इसके सादा होने की वजह से जल्द ही पूरी दुनिया के लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया और ये यूनिवर्सल यानी पूरी दुनिया में फैल गया। आज दुनिया के ज़्यादातर मुल्कों में बेशतर जो कौमें हैं, बेशतर मुल्क जो हैं, इसको, और स्पेशली वर्ल्ड्स साइंटिफिक कम्युनिटी जो है, पूरी दुनिया के जो साइंसदानों का जो एक ग्रुप है, वो आज इसी सिस्टम को फॉलो कर रहा है। आगे चलते हैं। अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जैसे मैंने पहले बताया कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में लोगों ने अपनी अपनी सहूलत के लिए अपने अपने पसंद का एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो था वो बना रखा था। इसमें 3-4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऐसे हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
जिसमें सबसे पहले है FPS, जिसको ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी कहा जाता था। इसमें लेंथ को फुट में, मैस पाउंड में और टाइम सेकंड में मेजर किया जाता था। उसके बाद दूसरा जो सिस्टम जो बड़ा पॉपुलर था उसका नाम था CGS। जी हाँ, CGS, जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर में, मैस को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता था। और तीसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम था जिसका नाम था MKS। जी हाँ, जिसमें लेंथ को मीटर में, मैस को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता था। और ये बड़ा एक्सटेंसिवली यूज होते थे दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में, बल्कि कुछ मुल्कों में, एक से ज़्यादा मुल्कों में ये जो सिस्टम था, जैसे FPS है, ये तो बहुत ज़्यादा था। हालांकि सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया पाकिस्तान में भी ये सिस्टम जो था वो अंग्रेज लेकर आए और शुरू में हमने इसी को फॉलो किया। आज भी दुनिया के बेशतर मुल्कों में ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, ये वाले FPS, CGS और MKS, इनमें से कुछ यूनिट्स आज भी हम फॉलो करते हैं। मिसाल के तौर पे जब किसी की हैप्पी बर्थडे होती है तो बर्थडे वाले दिन जो केक लाया जाता है या हम लाते हैं केक, उसको आज भी हम पाउंड्स में ही मेजर कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें अभी भी ऐसी हैं जिसको पाउंड्स में, यानी पुराने जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं उनको ही मेजर किया जाता है, लेकिन जो साइंटिफिक काम है जितने भी, उन सब में हम सिस्टम इंटरनेशनल को ही फॉलो करते हैं और करना भी चाहिए। अच्छा जी, अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ SI यूनिट्स, यानी जो हमारा सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स है उसमें कितनी तरह के यूनिट्स हैं, 2 तरह के या फिर 3 तरह के। तो जी 3 तरह के यूनिट्स हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ यूनिट्स इन सिस्टम इंटरनेशनल। सबसे पहले हैं बेस यूनिट्स, उसके बाद हैं डिराइव्ड यूनिट्स और नंबर 3 पे हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स को जैसे मैं पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को हम ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज भी कहते हैं। इसी तरह इनके यूनिट्स जो हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स के, उनको हम ज्योमेट्रिकल यूनिट्स भी कहेंगे। बात को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं बेस यूनिट्स की। तो बेस यूनिट्स क्या हैं, इनकी डेफिनेशन आपको बताते हैं। 7 ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको हम बेस क्वांटिटीज कहते हैं, जिसमें मैस, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस शामिल हैं। इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए और मेजर करने के लिए सिस्टम इंटरनेशनल ने जो यूनिट्स दिए उनको हम बेस यूनिट्स कहते हैं। कितनी अहमियत है बेस यूनिट्स की? भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं उनके यूनिट्स बनाने के लिए हम इन्हीं 7 बुनियादी यूनिट्स को, बेस यूनिट्स को यूज़ करते हैं, फॉलो करते हैं। तो इस तरह से ये एक बुनियाद फराहम करती हैं बाकी तमाम यूनिट्स को बनाने के लिए। एक टेबल यहाँ भी दिखाया गया है जिसमें यूनिट्स और सिंबल्स दिए गए हैं 7 बेस यूनिट्स के, और आगे भी यहाँ भी एक टेबल आपको देते हैं जिसमें हम एक तो ये बड़ा खूबसूरत सा टेबल है और एक यहाँ पे हमारे पास टेबल है जिसमें मैस का ऐसा यूनिट है किलोग्राम, जिसका सिंबल है kg। लेंथ का जो यूनिट है ऐसा यूनिट मीटर है और उसका सिंबल m है, स्मॉल m। टाइम का सेकंड, स्मॉल s। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर, कैपिटल A। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है केल्विन, कैपिटल K उसका सिंबल है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का ऐसा यूनिट कैंडेला है, C कैपिटल D, स्मॉल इसका सिंबल है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है मोल, जी हाँ मोल, और इसका सिंबल है MOL। तो ये आपके सामने एक टेबल हमने रखा है जिसमें 7 बेस क्वांटिटीज के बेस यूनिट्स विद SI यूनिट्स और विद देयर सिंबल्स हम दिखाए गए हैं। इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो यूनिट साइंटिस्ट्स के नेम पे हैं, जैसे एम्पेयर है, केल्विन है, उनका जब आपने सिंबल लिखना है तो कैपिटल रखना है। इसके ऊपर आगे चल के मैं तफसील से भी बात करूंगा। अब बात करते हैं डिराइव्ड यूनिट्स की। डिराइव्ड यूनिट्स क्या हैं भाई? डिराइव्ड क्वांटिटीज को, उसी तरह डिराइव्ड क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए, मेजर करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए जो हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल ने यूनिट्स दिए उनको हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। इसको माखूज जो है इकाइयाँ कहते हैं उर्दू में, हिंदी में माखूज इकाइयाँ, क्योंकि ये अखज की जाती हैं। ये चीज़ें अखज कहाँ से की जाती हैं? बुनियादी यूनिट्स, बुनियादी इकाइयों में से, बेस यूनिट्स में से। तो यहाँ एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर तफसील से बात करते हैं। ऐसी यूनिट्स जो होती हैं, कौन सी यूनिट्स? डिराइव्ड यूनिट्स। ये बेस यूनिट्स और सप्लीमेंट्री, बेस यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स की मदद से बनाए जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे रफली 22 सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर रफली 22 यूनिट्स हैं, 22 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं और उनके यूनिट्स को हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। एक टेबल जिसमें उनके सिंबल्स और उनके जो इक्विवेलेंट हैं बेस यूनिट्स में वो यहाँ भी दिया गया है। इसके ऊपर आप ज़रा इसको स्टडी करें, आगे चल के मैं इसके ऊपर दोबारा बात करता हूँ। तो ये है जी वो टेबल जिसमें हम आपको बताते हैं कि जी फोर्स जो है, फोर्स का यूनिट है
न्यूटन, जी हाँ। और इसका सिंबल है कैपिटल एन। ये मैंने पहले भी बात की है कि जो सिंबल साइंटिस्ट के नेम पे हैं और उनके जो यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे हैं उनका सिंबल कैपिटल होगा। बेस यूनिट्स में न्यूटन जो है वो बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह वर्क का यूनिट है जूल, सिंबल है कैपिटल जे। इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स न्यूटन मीटर या फिर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है। पावर का यूनिट है वॉट और इसका सिंबल है कैपिटल डब्ल्यू क्योंकि साइंटिस्ट का नाम है। जो वाट है वो जूल पर सेकंड के बराबर होता है और इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स बराबर होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। इसी तरह प्रेशर का पास्कल, सिंबल है पी कैपिटल ए स्मॉल और इसका जो इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और किलोग्राम मीटर -1 सेकंड -2 इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है कूलम, सिंबल है कैपिटल सी और इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स ये है एम्पेयर सेकंड। आगे चलते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं भाई? दो ऐसी क्वांटिटीज हैं, जी हाँ, दो ऐसी ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज हैं जिसमें प्लेन एंगल है और सॉलिड एंगल है। इनके यूनिट्स को हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स या फिर ज्योमेट्रिकल यूनिट्स कहते हैं। इनको ये वो यूनिट्स थे जो ना तो बेस क्वांटिटीज की कैटेगरी में आ रहे थे और ना ही डिराइव्ड क्वांटिटीज की कैटेगरी में आ रहे थे, इसलिए इनका नाम सप्लीमेंट्री यूनिट्स रखा गया। ये कुछ ज्यादा नहीं है, फिर सिर्फ दो ही है। इनका एक छोटा सा टेबल भी है हमारे सामने। फिजिकल क्वांटिटी का नाम है प्लेन एंगल, ऐसा यूनिट है रेडियन, सिंबल है RAD, रेड। इसी तरह सॉलिड एंगल 3 डायमेंशनल होता है। इसके ऊपर आगे चल के तफसील से एक लेक्चर दूंगा रेडियन और स्टीरेडियन पे, बल्कि अगला लेक्चर रेडियन और स्टीरेडियन पे होगा। स्टीरेडियन इज द ऐसा यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल और इसका सिंबल है SR। ओके, अब एक बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूं और वो ये है कि व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू हैव अ स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स दैट इज यूज्ड बाय ऑल साइंटिस्ट्स एंड इंजीनियर्स। पूरी दुनिया के तमाम साइंसदानों और इंजीनियर्स के लिए एक सिंगल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की कितनी इंपॉर्टेंस है और क्यों एक सिंगल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को फॉलो करना चाहिए, इसकी क्या वजह है। तो अब हम इंपॉर्टेंस ऑफ SI यूनिट्स या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ अ सिंगल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की मैं बात करना चाह रहा हूं। दिसंबर 1998 की बात है कि नासा ने मार्स के क्लाइमेट से डेटा कलेक्ट करने के लिए एक ऑर्बिटर भेजा जिसका नाम था मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर। ये है उसकी तस्वीर। सिर्फ 9 मंथ के बाद सितंबर 23, 1999 में ये जो ऑर्बिटर था ये अचानक गायब हो गया। इसकी जब तहकीक की गई कि इसके डिसअपीयर होने की क्या वजह है, तो पता चला कि इस साइंटिफिक मिशन के ऊपर, इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो टीम्स काम कर रही थी वो दो टीम्स थी और वो दोनों अनफॉर्चुनेटली 2 डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स को फॉलो कर रही थी। कैसे? एक टीम जो है वो FPS यानी फुट पाउंड सेकंड्स में अपनी मेजरमेंट कर रही थी, जबकि दूसरी टीम ये सपोज कर रही थी कि ये जो डेटा, ये जो कलेक्शन, ये जो कैलकुलेशंस, ये इंफॉर्मेशन आ रही है ये SI यूनिट्स में है। तो इस तरह से ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकैलकुलेशन हुई दो डिफरेंट टीम्स के दरमियान, एक टीम किसी एक सिस्टम में अपनी इंफॉर्मेशन सेंड कर रही थी, ट्रांसफर कर रही थी, जबकि दूसरी टीम ये सपोज कर रही थी कि ये SI यूनिट्स के अंदर इंफॉर्मेशन आ रही है। तो ये जो कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई उस वजह से ना सिर्फ कि ये जो मिशन था, ये जो प्रोजेक्ट था फेल हुआ, फ्लॉप हुआ, बल्कि इसके ऊपर लाखों करोड़ों डॉलर भी जाया हुए। उसके बाद फिर साइंसदानों ने ये फैसला किया कि आज के बाद हम जिस भी साइंटिफिक मिशन के ऊपर, जिस भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे, हम किसी एक सिंगल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को ही फॉलो करेंगे। वो FPS हो या कोई और हो, लेकिन बेहतर है कि वो सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स हो और वो सिंगल हो। दोनों दो टीम्स हो, 4 हो, 40 हो, 50 हो, कोई मसला नहीं, लेकिन सारी की सारी टीम्स जो हैं वो किसी एक सिंगल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को ही फॉलो कर रही हों, ताकि ये दोबारा इस तरह की मिसकैलकुलेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो और दोबारा कोई इस तरह का जो मिशन है वो फ्लॉप ना हो। तो ये थी इंपॉर्टेंस किसी सिंगल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को फॉलो करने की। अब समरी के ऊपर बात करते हैं तो भाई सबसे पहले हमने बात ये की है कि 1960 में इंटरनेशनल कमेटी ऑफ यूनिट्स ने इस बात पे इत्तफाक किया कि दुनिया की तमाम फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए एक सिंगल सिस्टम ऑफ यूनिट्स होना चाहिए और उसका नाम रखा सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स, जिसको हम सिंपली SI यूनिट्स भी कहते हैं। सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स में 3 तरह के यूनिट्स हैं, जिसमें बेस है, डिराइव्ड है और सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। 7 बेस यूनिट्स हैं, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं और लगभग 22 डिराइव्ड यूनिट्स हैं। इससे ज्यादा भी हो सकती हैं। दैट्स इट।
मैं हूं मोहम्मद आफ्ताब अहमद और आप देख रहे थे अपना प्यारा से एजुकेशनल चैनल अल्फा साइंस एकेडमी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, आप क्या इसमें ऐड करना चाहते हैं, इस बारे में अपनी राय, अपनी सजेशन ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूंगा रेडियन और स्टीरेडियन के ऊपर। सो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। गुड बाय।